Good morning, students. Myself, Dr. Manjesh Srivastava, Assistant Professor B.Ed, MMV PG College, केदवई नगर, कानपुर। आज का टॉपिक है हमारा वंचित बालक, डिप्रीव्ड चाइल्ड। वंचित बालक का अर्थ, मीनिंग ऑफ डिप्रीव्ड चाइल्ड। इसमें यह है कि जैसे आज जो हमारा देश है, समाज है, वो राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, संस्कृति है, शैक्षिक है एवं मनोविज्ञान क्षेत्रों में बहुत प्रगति कर रहा है, विशेष रूप से प्रगति कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि जो जनसाधारण है उनका जो जीवन यापन का स्तर है वो उन्नत हुई है इसमें। लेकिन फिर भी आज एक समाज में एक ऐसा वर्ग भी दिख रहा है जिसमें कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जो कुछ अभाव में जी रहे हैं, जैसे उनको सुख सुविधाएं मिल नहीं रही हैं, साधन अच्छे उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे बालक क्या कहलाए जाएंगे? वंचित बालक ही तो कहलाए जाएंगे। जो सुख सुविधाओं से वंचित हैं उन्हें हम वंचित बालक भी कहा जा सकता है। जैसे कि ऐसे बालक जो किसी न किसी रूप में से वंचित रह रहे हैं। वंचित शब्द का अर्थ विहीन, रहित, विलंग, जो छला गया हो। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत वंचित बालकों के रूप में जिन बालकों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि वंचित बालक सामाजिक वातावरण में आने वाला एक बालक है जिसमें समुदाय के उस विशेष समूह से अभिज्ञानता में निम्न स्तर होने की प्रवृत्ति होती है। संदर्भ के रूप में मध्यवर्गीय स्तर का भी प्रयोग किया जाता है, इसमें यह करता है। यही थी मीनिंग इसकी, वंचित बालक की। वंचित बालकों की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ डिप्रीव्ड चाइल्ड। तो इसमें यह है कि पॉल मैन के अनुसार वंचित उस निम्न स्तर की जीवन दशाओं अथवा विलगाओं का द्योतक है जो कुछ व्यक्तियों को समाज की संस्कृति उपलब्धियों में भाग लेने से रोकता है। वंचित बालक के प्रकार, काइंड्स ऑफ डिप्रीव्ड चिल्ड्रन। तो इसमें यह है कि सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बालकों के जो वंचित कारणों का पता लगाने के लिए उनके अपबंधन के प्रकारों को जानना होगा, जिसमें बालकों के जिस क्षेत्र में भी वंचित है उसको देखना होगा, समझना होगा कि किन कारणों से बच्चा वंचित है। तो सबसे पहले नंबर जो आता है इसमें वो है सामाजिक वंचित के कारण। फर्स्ट पॉइंट, समाज में पिछड़ापन होना। तो इसमें सबसे पहले जो समाज में पिछड़ापन का होना ये भी एक वंचित का कारण है, क्योंकि समाज में बच्चा कभी कभी उसको सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती है स्टूडेंट को, तो वो क्या है, अपने आप को बहुत पिछड़ा समझने लगता है, वो आगे बढ़ नहीं पाता है। तो ये भी एक वंचित का कारण है। समाज में कुप्रथाओं, कुरीतियों एवं रूढ़ियों का प्रचलित होना। तो समाज में क्या है कि इतनी कुरीतियाँ हैं, रीति रिवाज जो चलते हैं, इसके कारण भी एक आगे नहीं बढ़ पाते हैं बच्चे, क्योंकि कभी कभी कहते नहीं है कि अपनी संस्कृति जो है उसको नहीं, वो उसके चक्कर में लोग भूल जाते हैं कि क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। तो ये भी एक वंचित होने का कारण है। समाज में छोटा बड़ा, ऊंच नीच और वर्ग भेद का बोलबाला होना। तो ये भी है कि समाज में इतना चल रहा है जो जातिवाद, तो इसका भी एक कारण वंचित होना हो जाता है, क्योंकि कभी कभी जो उच्च श्रेणी के हैं लोग, वो निम्न श्रेणी के लोगों को इतना वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके कारण भी वंचित होना हो जाता है। फिर समाज में कोई बड़ा आंदोलन, दंगा फसाद, हड़ताल आदि होना। कभी कभी समाज में बच्चा निकलने की कोशिश तो करता है, सब कुछ कर देता है, लेकिन अचानक से ऐसा दंगा फसाद होने लगता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, आंदोलन होने लगता है, जिससे एक वंचित का कारण ये भी बन जाता है। फिर है कानून व्यवस्था का ना होना। कभी जब कहते नहीं है कि बच्चा अगर पिछड़ा है और गरीबी है, साथ में बेरोजगार है, तो इन सब चक्करों में क्या होता है कि कानून भी साथ नहीं देता है, उसकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं रहती हैं, तो ये भी एक कारण बन जाता है। फिर है कि पास पड़ोस का वातावरण और अशिक्षित होना, ये भी पिछड़ापन है, क्योंकि अगर आस पड़ोस का वातावरण अच्छा नहीं है हमारा, सारे लोग आसपास के लोग अशिक्षित हैं, तो शायद ये भी वंचित का कारण बन जाता है, क्योंकि बच्चा उसी तरह खेल कूद करने लगता है, वैसे ही सोचने लगता है, वैसे ही देखने लगता है, तो ये भी एक वंचित का कारण बन जाता है। फिर नेक्स्ट है शैक्षिक वंचित के कारण। तो इसमें समाज के किसी वर्ग को शिक्षा से वंचित करना। समाज में जैसे
कहते नहीं है कि जब शिक्षा से संबंधित होता है, कोई फॉर्म भरा जाता है, कुछ भी किया जाता है, तो उसमें कैटेगरी बांट दी जाती है कि इतने परसेंट इतने लोगों को रखा जाएगा, इतने परसेंट इतने लोगों को रखा जाएगा, तो इससे भी बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाता है। फिर है नेक्स्ट है कि निर्धनता की अशिक्षा के कारण बालकों को पढ़ने जाने से रोकना। कभी कभी गरीबी इतनी आ जाती है कि माँ बाप बच्चे को पढ़ने नहीं जाने देते, कहते हैं कि अगर काम नहीं करेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये भी कारण हो जाता है कि वंचित होने का, कि बच्चा पढ़ नहीं पाता है, तो ये भी वंचित है का कारण है। फिर शारीरिक बीमारी या कमजोरी के कारण शिक्षा ना प्राप्त कर पाना। अगर शरीर कमज़ोर है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है आपका, तो ये भी एक वंचित का कारण हो जाता है, क्योंकि बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। नेक्स्ट है कि शिक्षकों का अयोग्य होना तथा शिक्षण में रुचि न लेना। शिक्षक कभी कभी ऐसे भी होते हैं जिनको एक तरह उनको ट्रेनिंग तो दी नहीं जाती है किसी चीज़ की कभी, तो क्या होता है कि वो इतना रुचि नहीं लेते हैं प्रशिक्षण में, लायक नहीं रहते हैं मान लीजिए, तो इसीलिए वो इतना प्रशिक्षण चीज़ों में रुचि नहीं लेते बच्चों को पढ़ाने में। फिर नेक्स्ट है कि विद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया का जटिल होना तथा कक्षा में सीटों का कम होना। कभी कभी ये भी है, एक कारण ये भी वंचित का बन जाता है कि अगर बच्चा पढ़ने जा रहा है विद्यालय में, तो उसको इतनी कम सीटें विद्यालय में रखी जाती है कि वो उस कारण से प्रवेश ले ही नहीं पाता है, तो ये भी वंचित का कारण, क्योंकि वो पीछे हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आर्थिक वंचित के कारण, तो ये भी है कि समाज में बेरोजगारी होना। समाज में इतनी बेरोजगारी है कि इसमें भी पढ़ तो लिया स्टूडेंट, खूब आगे बढ़ गया, सारी डिग्रियां उसके हाथ में हो गई, लेकिन अगर बेरोजगारी है तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया, तो ये भी एक वंचित का कारण हो गया है। फिर नौकरी आदि में वेतन का कम होना। अगर सैलरी घर में कम है तो ये भी है कि बच्चा नहीं पढ़ पाता है। या मान लीजिए कि बच्चा नौकरी के लिए गया और उसकी सैलरी कम है, उसकी नौकरी उस लेवल की नहीं है, तो वो भी एक वंचित का कारण हो जाता है। फिर व्यवसाय तथा अन्य बेरोजगारों के आयु अच्छी संभावनाओं ना होना आय का। तो इसमें व्यवसाय है, इससे संबंधित मान लीजिए बच्चा बिजनेस करने जा रहा है या नौकरी करने जा रहा है, उसकी आय अच्छी नहीं है, उसका वेतन अच्छा नहीं है, तो ये भी एक वंचित का कारण हो जाता है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होना, साथ में अगर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो ये भी वंचित का कारण बन जाता है। फिर जनसंख्या का अधिक होना। कभी कभी जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है कि बच्चा नहीं पढ़ पाता है। एक घर में कई बच्चे होते हैं, तो अक्सर माँ बाप सोचते हैं कि चलो 2 पढ़ लें, 2 घर पे काम करें, तो ये भी एक वंचित होने का कारण हो जाता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक वंचित के कारण। तो इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट कि विद्यालय को शिक्षकों द्वारा कुछ विशिष्ट बालकों के ही संस्कृति आयोजनों में भाग लेने की असंतुष्टि देना, जैसे या मान लीजिए कि अनुमति देना। तो इसमें ये भी है कि जैसे विद्यालय जो होता है उसमें शिक्षक जो होते हैं कुछ विशिष्ट बालकों को, क्या होता है कि अगर क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ सारे रहे हैं उसमें, लेकिन टीचर भी क्या करता है कि विद्यालय के कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं कि अच्छे अच्छे बच्चों को ढूंढ लिया जाता है कि इस बच्चे से ये प्रोग्राम कराएंगे, संस्कृत प्रोग्राम करवाएंगे, ये से ये करा लेंगे, तो और जो बच्चे जो कमज़ोर थोड़े बच्चे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं इन चीज़ों से, तो ये भी एक वंचित का कारण है। फिर बालकों का अत्यधिक अंतमुखी होना अथवा संकोची होना। तो अंतमुखी का मतलब यहाँ संकोची से है, क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चा अच्छा कर लेगा, सब उसमें सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो अपनी बात को कह नहीं पाता है टीचर से, तो वो भी एक वंचित होने का कारण है। फिर बालकों द्वारा अपनी क्षमताओं और योग्यताओं का पहचानना न पाना और अर्थात कहते नहीं आत्मानुभूति का होना, कि बच्चे कभी कभी होता है कि बालक जो होता है वो उसको कोई बताने ही वाला नहीं होता कि उसका क्या टैलेंट है, उसकी क्या क्षमताएं हैं, उसकी क्या योग्यताएं, उसको कैसे पहचाना जाए। तो इसका भी एक कारण हो जाता है कि उसकी एक तरह सेल्फ डिपेंड हो ही नहीं पाता बच्चा, उसको यही नहीं मालूम कि उसको करना क्या है, तो ये भी वंचित होने का कारण है। कि परिवार का समुचित सहयोग ना दिला पाना, अगर इसमें परिवार का सपोर्ट नहीं भी है बच्चे के साथ, तो ये भी एक वंचित होने का कारण हो जाता है। फिर आर्थिक स्थिति का कमज़ोर होना, अगर पैसे की कमी है, तो आय की कमी है, तो वो भी कमज़ोर है, तो उसका भी एक कारण बन जाता है। फिर असफल हो जाने के कारण निराश हो जाना, कभी कभी बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो जब सफल नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में निराशा सी हो जाती है, तो ये भी एक वंचित होने का कारण है। फिर है संवेगों पर समुचित नियंत्रण न रख पाना, ये भी है कि
बच्चा अगर मेहनत करता है, खूब आगे बढ़ता है, तो अपनी भावनाओं को कभी भी वो नियंत्रण नहीं कर पाता है। तो ये भी एक वंचित होने का कारण है। नेक्स्ट है पारिवारिक वंचित के कारण। इसमें परिवार के सदस्यों द्वारा बालकों के प्रति समुचित ध्यान ना देना कभी कभी परिवार का भी एक कारण बन जाता है, क्योंकि परिवार में सदस्य बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लीजिए संयुक्त परिवार में सदस्य बहुत सारे होते हैं, तो 2 पढ़ने चले गए, 2 नौकरी कर रहे हैं, तो 2 नहीं भी कर रहे हैं, तो उसमें कोई ध्यान नहीं देता है या बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ये भी एक कारण बन जाता है। माता पिता द्वारा बच्चों के पालन पोषण के लिए उन्हें रिश्तेदारों में अथवा परिस्थितियों में पास पड़ोस में भेज देना। तो ये भी होता है कि कभी कभी मान लीजिए कि माता पिता पेरेंट्स मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, बच्चे का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, पालन पोषण कोई और कर रहा है, रिश्तेदार कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों पर भेज दिया जाता है, तो वो भी एक वंचित होने का कारण है कि बच्चा उतने अच्छे से तो नहीं कर पाता है ना कोई चीज़। फिर परिवार में कोई दुर्घटना हो जाने पर एक का अधिक व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, ये भी होता है कि बच्चा अगर मान लीजिए करना तो चाह रहा सब कुछ है, लेकिन अगर घर में किसी प्रकार का परिवार में अगर कोई घटना ऐसी हो जाती है, दुर्घटना, तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो वो इस कारण से भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये भी वंचित होने का एक कारण है। फिर शारीरिक वंचित के कारण, इसमें जन्मजात अपंगता या शारीरिक कमजोरी, कभी कभी बच्चा जन्म से ही विकलांग होता है या उसकी शारीरिक कोई दोष होता है, कमियाँ होती हैं, तो उस कारण से भी वो आगे नहीं बढ़ पाता है। नेक्स्ट है आनुवंशिक बीमारियां अथवा शारीरिक संरचना, ये भी एक कारण है कि कभी कभी बनावट ही ऐसी हो जाती है जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाता है, बीमारियां हो जाती हैं शारीरिक संरचनाओं में, तो वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। फिर है दुर्घटना, बीमारी, ये सब जनित का भी अपंगता, मतलब कभी कभी होता है कि अचानक से कोई दुर्घटना घर पे हो जाती है और इससे भी बच्चा वंचित रह जाता है। फिर देखने, सुनने, बोलने तथा बुद्धि आदि क्षमताओं से वंचित हो जाना। तो क्या होता है कि अगर अपंग हो गया बच्चा तो ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है। कुछ कभी ऐसे कारण भी हो जाते हैं बच्चों में कि देखने की दिक्कत होती है, सुनने की दिक्कत होती है, किसी को बोलने की दिक्कत होती है, कभी कभी बुद्धि अच्छी नहीं होती है, तो ऐसे बालक भी वंचित रह जाते हैं। आगे वंचित बालकों की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्रीव्ड चिल्ड्रन। तो इनकी जो निम्नलिखित विशेषता है, फर्स्ट पॉइंट, इन बालकों में शिक्षा पाने की रुचि नहीं होती है। ऐसे बालक जो होते हैं कि इनको शिक्षा में इंटरेस्ट रहता ही नहीं है। नेक्स्ट है कि इनकी भाषा अभद्र तथा असंयत होती है। तो इनकी भाषा जो होती है, लैंग्वेज जो होती है, वो अच्छी नहीं होती है, तो ये भी एक इनकी विशेषता में आता है। फिर नकारात्मक चिंता अधिक करते हैं। ये मतलब क्या होता है कि ऐसे बालक जो होते हैं वो सकारात्मक सोचते ही नहीं हैं, अरे ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करना क्या, हर चीज़ का उल्टा ही सोचते हैं, समझ लो नकारात्मक, इनमें निगेटिव पावर्स ज़्यादा रहती हैं। नेक्स्ट है कि ये अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। इनका खुद का क्या टैलेंट है या क्या इनकी क्षमताएं हैं, उसका अपने आप में ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते, ये उसका समझ ही नहीं पाते कि इनकी कितनी क्षमताएं हैं। ये बालक अपने विकास के प्रति लापरवाह होते हैं, क्योंकि ये आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे बालक, इनकी विशेषता जो रहती है कि ऐसे बालक जो होते हैं वो आगे बढ़ते नहीं हैं और अपने प्रति हमेशा लापरवाह ही दिखाते हैं या लापरवाह हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि वंचित बालक प्रायः समाज के निर्धन एवं दीनहीन व्यक्तियों की संतान होती है। अधिकतर देखा गया है कि जो वंचित बालक होते हैं वो ऐसे ही बालक होते हैं, ये तो गरीब होगा या मतलब एक तरह दीनहीन होगा, गरीब होगा, या उनके यहाँ पैसा नहीं होगा, तो ये भी एक वंचित का मतलब विशेषता है इनकी मेन। फिर शिक्षा प्राप्त न कर पाने के कारण इन बालकों के माता पिता, अभिभावक उन्हें बचपन में ही किसी रोज़गार में लगाने का प्रयास करते हैं। एक इनकी विशेषता एक ये भी है कि कभी कभी घर में पैसा नहीं रहता है, कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं, तो अभिभावक अपने ही रोज़गार में इनको लगा लेते हैं, तो ये बच्चा पढ़ नहीं पाता और ना ही आगे बढ़ पाता है, वो उसी बिज़नेस को ही आगे करता रहता है जिनके पेरेंट्स करवाते हैं। एक विशेषता ये भी है कि ये बालक अपने विकास के प्रति लापरवाह होते हैं, क्योंकि लापरवाही इनमें इतनी रहती है कि ये आगे बढ़ने की कोशिश करते ही नहीं हैं, अपने काम के प्रति आगे बढ़ते ही नहीं हैं। ऐसे बालक प्रायः अंतमुखी, संकोची व वीन भावना के शिकार होते हैं, क्योंकि इनकी मेन विशेषता इसमें ये भी है कि ये ऐसे बालक जो होते हैं वो संकोची हो जाते हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, तो वो सबसे समूह में मिल नहीं पाते, रह नहीं पाते, किसी के साथ बातें नहीं कर पाते, किसी के सामने अक्सर अपने आप को जैसे नहीं कहते नहीं कि चुरा के रखते हैं, छुपा के अपने आप को, कि किसी के सामने ना आना पड़े, तो
तो ये भी है कि संकोच का कारण जो होता है, ये भी इनकी विशेषता है कि इन बालकों में शिक्षा पाने की रुचि नहीं होती, इनको इंटरेस्ट ही नहीं होता है कि ये शिक्षा प्राप्त करें। फिर ये है कि ये अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं कि इनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये ऐसी चीज़ें सोच ही नहीं पाते कि इनको करना क्या है। इनमें इतना दिमाग ही नहीं लग पाता कि इनको किस चीज़ से कैसे आगे बढ़ना है। फिर ये अपनी क्षमताओं और योग्यताओं से प्रायः अभिन्न रहते हैं। अभी क्योंकि ये इनकी जो सोच होती है, इनकी जो क्षमताएं होती हैं, योग्यताएं, इनकी जो क्वालिफिकेशन होती है, वो और चीज़ों से अलग रहती हैं। फिर ये है कि ये अपनी क्षमताओं और योग्यताओं में प्रायः अभिन्न रहने के कारण इन बालकों की विद्यालय जाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि ये अपने आप को इतना अलग समझने लगते हैं, इनमें इतना अलग हीन भावना रहती है कि ये सोचते क्या करना है विद्यालय जाके, खेलना ही कूदना इनके लिए सब कुछ है। तो ये इसलिए कारण एक वंचित मतलब इनकी जो मेन विशेषता है ये भी हो जाती है। फिर ये प्रायः चिंतित रहते हैं और एक तरह चिंतन में रहते हैं, और ये भी सोचते हैं कि असुरक्षा की भावना से घिरे रहते हैं, क्योंकि ऐसे बालक जो संकोची होते हैं, अपने आप को आगे कर नहीं पाते, पास जा नहीं पाते किसी के पास मिलना जुलना, तो ये अपने आप को बहुत ही एक तरह ऐसे घिरे रहते हैं उसमें, संकोच के उसमें। फिर है कि इनकी तर्क और निरीक्षण कल्पना इस जो समृद्धि होती है, वो इनकी मानसिक शक्तियाँ कमज़ोर होती हैं, क्योंकि जब ऐसा बालक, इनकी मेन विशेषता ये भी हो जाती है कि ये जब इनको तर्क करने की भी क्षमता नहीं रहती, निरीक्षण भी अच्छा से नहीं कर पाते, देख रेख भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इनकी सोचने समझने की शक्ति अच्छी नहीं रहती है, मानसिक शक्तियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर रहती हैं, तो ये भी विशेषता है इनकी। फिर इनकी भाषा अभद्र तथा संयत होती है, ये इतना बोलने में वैसे गंदा बोलने लगते हैं कि इनका ये भी एक विशेषता है इनकी। ये नकारात्मक चिंतन अधिक करते हैं और इनकी शैक्षिक प्रगति और उपलब्धि संतोषजनक नहीं होती है। जितनी भी इनकी शिक्षा से संबंधित कार्य होते हैं, उपलब्धियां होती हैं, इससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। कुछ जो वंचित बालक होते हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं, जिनकी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं, लेकिन ऐसे बालकों को उच्च गुणों की झलक उनके व्यवहार से मतलब एक तरह परिचित कर लिया जाता है या देख लिया जाता है इनको कि किस तरह के व्यक्ति। कभी कभी बच्चा अच्छा तो होता है, टैलेंट भी होता है, लेकिन वो उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है ना, क्वालिटी जो होती है एक तरह, वो आगे दिखा नहीं पाता है, उच्च गुणों में आगे बढ़ ही नहीं पाता है वो। तो इस कारण भी उसका जो नेचर है उसके कारण से भी वो अपना आप को मतलब परिचित करा देता है, अपना इंट्रोडक्शन इस तरह दे देता है कि जिससे ये भी एक वंचित होने की जो मेन विशेषता बन जाती है। तो ये सब इनकी विशेषताएं थी वंचित होने की। वंचित बालकों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिप्रीव्ड चिल्ड्रन। तो इसमें यह है कि इनको इस तरह पहचाना जा सकता है कि जैसे देखा गया है कि वंचित बालक का जो हम लोग अब तक अध्ययन कर रहे हैं उसके आधार पर समाज किसी भी धर्म, चाहे वो वर्ग हो या समुदाय हो, उससे वंचित ही हो सकते हैं। जैसे समाज के वातावरण पर अगर गौर किया जाए तो ऐसे बच्चे हमेशा या ऐसे बालक वंचित ही बालक माना जाता है जो समाज के निर्धन और निम्न वर्ग के होते हैं। जहाँ तक देखा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान की ये आवश्यकता है कि बालक चाहे जिस धर्म वर्ग या समुदाय का हो, वह उन्हीं बालकों को वंचित कहेंगे कि जो किसी न किसी क्षेत्र में समाज के समान व्यक्तियों को एक तरह मिलन है या सुख सुविधाएं हैं जो जिससे वो वंचित रहते हैं। इस प्रकार के वंचित बालकों की पहचान उन पर वर्णित उनके लक्षणों और विशेषताओं का निरीक्षण कर के सरलता से की जा सकती है और इनको एक तरह जानकारी इनकी देखी जा सकती है शैक्षिक बनने के लिए कि उनके जीवन से संबंधित तथ्यों तथा इनका क्या एक तरह कहते हैं परीक्षण किया जाए, इनका टेस्ट किया जाए कि किस कारण से इनको मतलब नहीं हो पा रही है, इनको जो शिक्षा प्राप्त हो पा रही है, तो क्यों सुख सुविधा इनको नहीं मिल पा रही है, उसकी सहायता जो है वो तथ्यों तथा निम्न परीक्षणों के द्वारा ही की जा सकती है। जो इस प्रकार से है कि पहला है कि समान निरीक्षण अथवा अवलोकन। तो इसमें यह है कि इन बच्चों को इस तरह पहचाना जा सकता है कि जो जनरल बच्चे हैं उनका निरीक्षण जा के किया जाए उनका, और उनका अवलोकन निकाला जाए, उनका एक तरह उनके जितनी भी कमियां हैं, जो भी चीज़ें हैं कि निरीक्षण किया जाए घर घर जाके
उनको देखा जाए कि क्या चीज़ है, किस कारण से ये बच्चा नहीं आगे बढ़ पा रहा है या क्या कमियां हैं। तो इनका अवलोकन, इनके तथ्यों का एक तरह इकट्ठा करना, संग्रहित करना, तभी हम पहचाना जा सकता है ऐसे बच्चों को। फिर है अभी व्यक्ति इतिहास विधि। तो इसमें ये भी है कि व्यक्ति इतिहास विधि कि जो भी व्यक्ति इस तरह के आते हैं, वंचित रहते हैं, उनकी हिस्ट्री देखी जाए कि आखिर ये क्यों, किस कारण से वंचित है, इसका इतिहास क्या है। तो ऐसी विधियों का भी प्रयोग किया जा सकता है जिससे हम पहचान सकते हैं वंचित बालकों को। फिर है कि अभिभावकों की एक तरह साक्षात्कार करना कि घर घर जाके या समाज में मिलजुल कर रहना या समाज में जाकर मिलना, या मान लीजिए घर घर परिवार जाकर ये देखना कि अभिभावक से साक्षात्कार करना कि किन कारणों से वो अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, क्या कमियां हैं। तो इस तरह भी हम लोग पहचान सकते हैं ऐसे बच्चों को। फिर है संचय अभिलेख। एक इनकी अभिलेख तैयार करना चाहिए, इन पे एक मतलब पूरी रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए कि इस बच्चे को किन किन कारणों से इनका वंचित रहना है। तो ऐसे बच्चों को हम इस तरह भी पहचान सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एक तरह आंकड़ों के ही द्वारा देखा जा सकता है। तो इसमें बुद्धि एवं व्यक्तित्व कहते हैं कि जैसे बुद्धि है, व्यक्तित्व का परीक्षण भी किया जा सकता है इसमें, कि इसकी एक तरह आईक्यू लेवल भी देखा जा सकता है कि बच्चा शायद उसका आईक्यू लेवल ही अच्छा ना हो, वो उसका मानसिक स्तर अच्छा ना हो, इसलिए वो नहीं कर पा रहा। तो ये भी इसकी सहायता से भी हम लोग इसको पहचान सकते हैं। तो ये थे इनके वंचित बालकों की पहचान। वंचित बालकों के लिए निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर डिप्रिव्ड चिल्ड्रन। तो इसमें यह है कि ऐसे जो वंचित बालक हैं इनके लिए कैसी शिक्षा देनी चाहिए या इनके निर्देशन एवं परामर्श है क्या, वो इस तरह से हैं कि विद्यालयों में प्रयुक्त शिक्षण विधियों को प्रभावपूर्ण आकर्षक हो। जैसे कि इसमें जो भी इनको विद्यालय में जैसे जो भी इनको शिक्षा दी जाए तो उनकी विधियाँ, शिक्षण विधियाँ जो हों वो बहुत अच्छी हों, आकर्षित हो। मतलब इसमें कि बच्चा तुरंत उसका देख के मन करने लगे कि उसको पढ़ना है। तो जैसे मान लीजिए कि प्रयोगात्मक विधियों का प्रयोग भी करना चाहिए, दृश्य सब साधनों का प्रयोग करना चाहिए इसमें, इस तरह की विधियों से शिक्षण को पढ़ाना चाहिए, चार्ट के माध्यम से है। तो ये इस तरह इन बच्चों को आगे जिससे ये बढ़ सकेंगे। फिर है कि विद्यालयों में पाठ्यक्रम सामग्री, क्रियाएं एवं खेलों के अधिगम या अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। जैसे विद्यालय में जो भी पाठ्यक्रम सामग्री बनाई गई है उसमें एक ऐसा भी पाठ्यक्रम रखना चाहिए जो खेल कूद का, उसका भी बहुत महत्व होता है इसमें, कि बच्चा अगर सिर्फ पढ़ते पढ़ते कभी कभी होता है कि बोर हो जाता है, तो उसको कुछ ऐसे काम क्रियाएं कराई जाए, ऐसे काम कराया जाए खेल कूद के द्वारा, उनको अधिगम एक तरह सिखाया जाए उन्हें, तो इस पर अधिक महत्व दिया जाए। फिर है कि ऐसे बालकों को शिक्षण में दृश्य संसाधनों का एक तरह प्रयोग किया जाए। वही मैंने पहले भी इस बात को कहा कि दृश्य सब साधनों के आधार पर अगर इनको पढ़ाया जाए तो इन बच्चों को और भी रुचि बढ़ेगी और इनको हर पाठ्यक्रम में इनको सब्जेक्ट में इनको अच्छा लगेगा। तो कोई चीज़ दिखा के करने में और जैसे सुनने में कठपुतली के द्वारा इनको कोई पढ़ाई ऐसे दिखाया जाए तो इन बच्चों का मन लगेगा पढ़ने में। और एक चीज़ और है कि वंचित बालकों एवं उनके माता पिता को शिक्षा के महत्व से परिचित कराया जाना चाहिए। जो वंचित बालक हैं उनके माता पिता हमेशा कुछ ऐसी पेरेंट्स मीटिंग रखनी चाहिए जिससे उनसे मिलजुल कर उनसे वार्तालाप किया जाए, उनको एक तरह वार्तालाप किया जाए और उनको ये भी समझाया जाए कि मतलब कि बच्चा आखिर उसका क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना या उसके टैलेंट को आगे बढ़ाना, इसका भी महत्व रहता है। तो समय समय पे पेरेंट्स मीटिंग भी करनी चाहिए। और एक चीज़ और है कि इसमें जैसे इनकी शिक्षा के लिए रेडियो है, चलचित्र है, टेलीविज़न, इनका भी प्रयोग अधिक करना चाहिए क्योंकि ये बच्चे थोड़े से इनका खेलकूद में ज़्यादा मन लगता है और ये जो वंचित बालक रहते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा निराशा भी रहती है इनमें, तो संकोची भी होते हैं। तो ऐसे बालकों के लिए रेडियो है, चलचित्र है, टेलीविज़न, इनके द्वारा भी इनको ऐसी शिक्षा प्राप्त कराई जाए और इनको निर्देशन भी साथ में दिया जाए कि इस तरह मतलब काम कर सकते हैं या अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी शिक्षा को आगे वो
प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बालकों के लिए विद्यालयों का वातावरण आकर्षक बनाना एक तरह, और ताकि उसमें ऐसे बालक पढ़ने लिखने के लिए आकर्षित हों। मतलब ऐसे विद्यालय का जो वातावरण है वो इतना अच्छा बनाना कि देख के विद्यालय बच्चे का मन कर जाए कि हम यहीं पढ़ेंगे, उसके मन में ये ऐसी भावना आ जाए कि इतना अच्छा विद्यालय है, इतना सुंदर है, तो उसका भी एक आकर्षण, विद्यालय भी अच्छा होना चाहिए, अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, वहाँ पे टीचर्स अच्छे होने चाहिए, सीट है, बैठने के लिए व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, सारे काम मतलब एक तरह सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो बच्चे का अपने आप मन करने लगेगा उस विद्यालय में पढ़ने का। फिर एक चीज़ और है कि विद्यालयों के शिक्षकों का व्यवहार इन बालकों के प्रति स्नेहपूर्ण एवं सहयोगपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि जो ये वंचित बालक हैं इनके लिए शिक्षा के लिए ऐसा विद्यालय में मतलब ऐसे शिक्षक होना चाहिए कि उनका व्यवहार उनके प्रति अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल समझ लो सीधा साधे, मतलब बहुत ज़्यादा इनको एक तरह सख्ती से नहीं बात करनी है और बहुत दंड नहीं देना है। ऐसे बच्चों को प्रेम से ही बात करना है, सहयोग की भावना से देखना है इनको, या इनका सहयोग करना है, तो इससे भी इनकी शिक्षा आगे बढ़ सकती है और ये वंचित नहीं रह सकते हैं। तो यही है कि वंचित बालकों के लिए निर्देशन एवं परामर्श जो इस तरह से थे, और साथ में शिक्षा भी। थैंक यू।